अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्जिला के चैप्टर से लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट आर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन ब्रेस्ट एंड एक्जिला। लास्ट टू पार्ट्स में हमने बात की थी असेसमेंट के बारे में और उसके एनाटॉमी के बारे में। तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में बताया गया है, यानी जब भी आप ब्रेस्ट के असेसमेंट करते हो तो आपको जो है नॉर्मल चीज़ें और एबनॉर्मल चीज़ों में फ़र्क कैसे करना है, तो वो तो हमने पहले बात की थी। लेकिन अगर कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग हो तो आप उसको पहचानोगे कैसे और उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें है ब्रेस्ट कैंसर मास, जो कि फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है, ठीक है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है हमें कैसे पता चलेगा? फाइंडिंग ऑन पल्पेशन इंक्लूडिंग इरेगुलरली शेप मास विद पुअरली डिफाइंड एजेस। मतलब जब आप पल्पेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको जो है ब्रेस्ट के अंदर कोई मास ऐसा महसूस होगा जो नॉर्मल ब्रेस्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। और उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी इरेगुलर होती हैं, यानी वो किसी जगह से छोटा किसी जगह से बड़ा, ठीक है। आपको प्रॉपर बॉर्डर्स उसमें नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक जगह पे होगा, ठीक है। कभी कभी ये हार्ड होता है, जब आप इसको टच कर रहे होते हैं तो हार्ड होता है, ठीक है। और जब आप उसको मतलब टच करते हैं ना, कोई दर्द वगैरह महसूस नहीं होता। ये जो सारी सारी चीज़ें होती हैं, इससे हमें मतलब पता चलता है कि बेसिकली कि ब्रेस्ट कैंसर मास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो आपको फाइंडिंग्स बनते हैं वो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये होता है कि कैंसर शुरू तो हुआ है, लेकिन वो अभी एक स्टेज में ऐसे है कि वो फैल नहीं रहा और वो एक जगह पे रुका हुआ है। जैसे अभी ये देखते हैं कि नहीं, उसके अर्लीस्ट स्टेज में है, शुरुआती स्टेज जो होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनफिल्ट्रेटिंग या फिर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, कि जब ये फैलने लग जाए और इन्वेसिव टिश्यूज के अंदर मतलब घुसने लग जाए ना, ये जो एरियाज आप देखते हो, इट इज कॉल्ड इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, यानी टिश्यूज के अंदर जाने लग जाए। तो कैंसर बिगिन विद इन द डक्ट एंड स्प्रेड टू द ब्रेस्ट पेरेन्काइमल टिश्यू, जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है ना, वहाँ पे मतलब कैंसर फैलने लग जाता है, तो फिर ये इन्वेसिव या इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा कहलाता है। इसी तरह दूसरे जो इसमें मसले आते हैं, दैट इज सबसे पहले इसमें है डिम्पलिंग। डिम्पलिंग क्या है? ब्रेस्ट डिम्पलिंग इज द पकड़िंग और रिट्रैक्शन ऑफ स्किन ऑफ ऑन द ब्रेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑन द स्किन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। कहने का मकसद ये कि ओवरऑल इसमें क्या होता है कि इसमें स्किन के अंदर डिम्पल्स आने लगते हैं, यानी कि वो आपको लगेगा कि ये स्किन जो है अंदर की तरफ से कोई खींच रहा है, ठीक है। और वो अंदर की तरफ जाने लगती है, जो ये आपको एक मतलब डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह की हो जाती है। और उसमें डिम्पल्स और ऐसे मासेस बनने लग जाते हैं, ऐसी जगह बनने लग जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई इन्फ्लेमेशन है या अक्सर कोई मैलिग्नेंट मास है अंदर, कोई जैसे कि कैंसर वगैरह डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो मतलब ब्रेस्ट कैंसर का कभी कभी ये एक क्या कह सकते हैं, लेट साइन होता है। लेट साइन यानी कि कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है, उसके बाद ये नज़र आता है। इसी तरह होता है फेब्रोसिस्टिक चेंजेस। फेब्रोसिस्टिक चेंजेस जो है ये बिनाइन सिस्ट होते हैं। बिनाइन सिस्ट यानी आप देखते हैं ना कि वो जो है थोड़े थोड़े से उसमें ट्यूमर आने लगते हैं, लेकिन वो फैलते नहीं है और उसको आप नॉन कैंसरस कह सकते हैं। इन्हें कैंसर वाले वो नहीं होते, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, तो फिर ये आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये होते कैसे हैं? राउंड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मोबाइल मासेस होते हैं। मोबाइल यानी एक अगर आप इसको टच करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, पल्पेशन के दौरान। और कॉमनली टेंडर ऑन पल्पेशन, यानी जब आप इसको टच करोगे तो थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, स्पेशली अराउंड मेंस्ट्रुएशन, कि जब फीमेल का वो मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा होता है ना, तो उस वक्त इस पे दर्द महसूस होता है। अच्छा, अगर मल्टीपल सिस्ट हो यानी सबसे ज़्यादा हो, तो फिर ये जो है मतलब कैंसर की तरफ आपको बता सकता है, या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पी डी ऑरेंज बताया हुआ है। पी डी ऑरेंज जो है ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लेट साइन होता है, मतलब जब काफ़ी फैल चुका होता है तो बाद में जाके पता चलता है। और ये स्पेशली स्किन के ऊपर ना आपको इस तरह के मतलब कुछ साइंस, कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ पिट्स नज़र आएंगे, मतलब ऐसे जैसे सुराख टाइप होते हैं ना, इस तरह की दाग नज़र आएंगे।
और ये जो है ब्रेस्ट या एक्जिला या लिम्फ नोड इधर उधर जगहों में हो सकता है, या ग्रेव्स डिजीज में भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे ना जैसे वो माल्टे का या कीनो का जो ऊपर का एक वो होता है ना लेयर, तो उसी तरह के आपको नजर आएगा। इसको कहते हैं पीडी ऑरेंज, इसीलिए इसके साथ जो है ऑरेंज का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रो एडिनोमा जो है ये एक बिनाइन राउंड ट्यूमर होता है, या एक स्टेज होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक मास होता है जो बिनाइन होता है, बिनाइन यानी कैंसरस नहीं होता, और ये एक स्टेज पे होता है जिस स्टेज में ये फैलता नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ये जो है मोबाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्लिपरी टाइप होता है, यानी आप इसको टच करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। और ये जो है नॉन टेंडर होता है, यानी इस पे आपको जो है वो दर्द महसूस नहीं होता, और ना कोई स्किन इंट्रैक्शन होता है, यानी स्किन वहाँ से डैमेज वगैरह नहीं होती, ठीक है। लेकिन है तो एबनॉर्मली, सही है। अच्छा, इसी तरह आपको जो है निपल रिट्रैक्शन नज़र आते हैं। निपल रिट्रैक्शन का मतलब ये होता है जैसे ये नॉर्मल निपल है और ये निपल अंदर की तरफ गया है, तो इसको कहते हैं निपल रिट्रैक्शन। इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द निपल बिलो द लेवल ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, मतलब वो सराउंडिंग इसके इर्द गिर्द जितने टिश्यू है ना, तो निपल उसमें अंदर चला जाता है। अब या तो ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट लीजन है या कैंसर है, मतलब किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है या कैंसर की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर वो स्कार वगैरह होता है, कोई जख्म होता है, कोई अक्सर मेमोरी ग्लैंड्स के मसले हो जाते हैं, तो वो जो है चीज़ें हो जाती है। अच्छा, और कहा जाता है कि अंदर जैसे एज द स्कार टिश्यू शॉर्टन इट पुल एडजेसेंट टिश्यू एडवन कॉजिंग निपल डेविएशन फ्लैटरिंग एंड फाइनली रिट्रैक्शन। मतलब ये निपल के इर्द गिर्द जो टिश्यू होते हैं ना, वो अंदर की तरफ जब खराब होते हैं, स्कार जख्म वगैरह होते हैं, तो वो टिश्यू को अपनी तरफ खींचते हैं, और इवेंचुअली ये जो निपल होता है ये अंदर की तरफ चला जाता है। इसी तरह होता है पेजेट्स डिजीज। पेजेट डिजीज जो है ये एक रेयर वो है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, बहुत कम ये केसेस मिलते हैं, लेकिन ये भी अक्सर कैंसर के फॉर्म में मिलता है, या कैंसर के दौरान ही मिलता है, जिसमें निपल के इर्द गिर्द आपको इस तरह के रेड और ग्रेन्युलर क्रस्टेड फॉर्म नजर आएगा, जैसे एक जख्म होता है ना, इसी तरह का, ठीक है। अच्छा, लीजन में अल्सरेट इन कॉज एरूजन ऑफ द निपल, ये अक्सर जख्म होता है प्रॉपर, और ये पूरा ब्रेस्ट को भी ख़राब कर देता है या फिर निपल को ख़राब कर देता है, ठीक है, और फैलने लगता है, ठीक है। पेजर्स डिजीज इसको कहते हैं। इसी तरह मेस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट जो है, मेस्टाइटिस में क्या बताया है, मेस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट आर द इफेक्ट ऑफ लैक्टेटिंग फीमेल्स। लैक्टेटिंग फीमेल्स वो फीमेल्स होती हैं जो दूध पिला रही होती हैं, जैसे बच्चे के फॉर एग्जांपल दूध पिलाते हैं ना, तो मेस्टाइटिस और ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट में फ़र्क क्या करना है। Mastitis develop when a pathogen in the breastfeeding infant's nose or pharynx invade breast tissue through a fissured or cracked nipple and disrupt normal lactation। इसमें ये होता है मेस्टाइटिस में कि जब फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो कि दूध पी रहा होता है, तो उसके मुंह से, उसके नाक से, उसके गले से या किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है, निपल में जो है वो कोई वो निपल या तो मतलब ख़राब होगा, कोई ज़ख्म होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस निपल में बच्चे के माउथ से, नोज से, गले से, कहीं भी से क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं अंदर ब्रेस्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है वो ख़राब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इस चीज़ को कहते हैं मेस्टाइटिस। अच्छा, इसी तरह ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट जो है, इसमें क्या होता है कि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर जो है ना, ये मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो मिल्क है तो वो बच्चे को नहीं पिला रही, या फिर अंदर कोई दूसरा इन्फ्लेमेशन है, या जो लिम्फ वेसल होता है ना, तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो वहाँ पे जमा होता है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब फ्लूइड जमा होता है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है। अब ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ना ही मेस्टाइटिस इतना बड़ा इशू है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट का तो ये है कि वो भाई दूध पिलाएं, जितना भी एक्स्ट्रा स्टोर हुआ है वो निकाल दें, ठीक है। तो दैट इज ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट एंड मेस्टाइटिस। इसी तरह नॉर्मली जो दूसरे वो है ना मसले होते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन पाया जाता है, उसमें एक है निपल डिस्चार्ज। निपल डिस्चार्ज का जैसे नाम से पता चलता है कि निपल में से जो है कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या तो वो ब्लड है, या वो कोई ग्रीन कलर का लिक्विड है, या कोई मिल्की सिक्रीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब ये या तो यूनिलेटरल होगा या बाईलेटरल होगा। यूनिलेटरल या बाईलेटरल यानी कि या तो एक ब्रेस्ट से होगा या दोनों से होगा, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये तो या
कोई नॉर्मल फ्लूइड हो सकता है, जैसे बच्चों में अक्सर जो मेल्स या जो मेल की अगर हम बात करें तो जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है ये चीज़ उनके साथ होता है, अक्सर ब्रेस्ट डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन उनके लिए नॉर्मल है। ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि या तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कैंसर है, या कोई कोई ड्रग्स ले रहा है, या इस तरह का कोई दूसरे जो ग्लैंड्स हमने पढ़े थे ब्रेस्ट की एनाटॉमी में, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। अच्छा, दूसरा जो आपको बताया गया है दैट इज़ ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन जो है ज़्यादातर ब्रेस्ट डिजीज़ेज़ की वजह से होता है, जैसे मेस्टाइटिस हो गया या फाइब्रोसिस्टिक वाली जो चेंजेस आती है उसकी वजह से हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है डिफरेंट मतलब चीज़ों की वजह से हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं पेल्पेशन की वजह से हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस रेफर टू पेन एलिसिटेड बाय फिजिकल कांटेक्ट। ब्रेस्ट टेंडरनेस में भी हमने बात की कि ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या होता है कि जब आप ब्रेस्ट को टच करते हो उसकी वजह से दर्द महसूस होता है, वो ब्रेस्ट टेंडरनेस कहलाता है। तो ब्रेस्ट पेन के पीछे बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मेस्टाइटिस और इसी तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसी तरह विजिबल वेन्स यानी कि नॉर्मली वेन आपको ब्रेस्ट के अंदर बिल्कुल विजिबल नज़र नहीं आते, लेकिन अगर नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मैं इंडिकेट कैंसर इन सम पेशेंट, कुछ कुछ पेशेंट्स में ये जो है वो अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल जो कि ना बच्चे को दूध पिला रही है ना प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनमें जो है ना, मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, तो वो उनके ब्रेस्ट में आपको वेन्स नज़र आते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी दूसरी फीमेल के साथ है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, ना बच्चे को दूध पिलाती है, और उसके ब्रेस्ट में जो है वो वेन्स बिल्कुल वाज़ह नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर वगैरह बन रहा है, और ट्यूमर को ब्लड सप्लाई करने के लिए ना वेन्स बढ़ जाते हैं। तो वो हम जो है वो फिर शक शक में आ जाते हैं कि हाँ, इसको मे बी ब्रेस्ट कैंसर हो। ठीक है। तो ये जो है हो सकता है विजिबल वेन आर डेंजरस समवेयर। अच्छा, इसी तरह मेल ब्रेस्ट कंसर्न्स भी होते हैं, यानी अभी तक तो हम फीमेल की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है कभी कभी मेल में भी बड़े मसले होते हैं ब्रेस्ट के रिलेटेड। ठीक है। और मेल जो है अक्सर शर्म महसूस करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये होते हैं कि बड़े कॉमन मसले जो है वो इनके साथ होते हैं, जिससे मेन विद ब्रेस्ट डिसऑर्डर में फील अनईजी एंड एम्बेरस, जाहिर है वो बात नहीं कर रहे होते हैं, शर्म महसूस हो रही होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये इनका भी असेसमेंट होना चाहिए, जैसे मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसके जो असेसमेंट होगा, फिजिकल असेसमेंट और जो जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे फीमेल में होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मेल में जो है दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, यानी मेल के जो ब्रेस्ट होते हैं ना, अक्सर वो थोड़े से ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं लाइक अ फीमेल। ठीक है। जिसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। अब ये जो है या तो एक साइड पे होता है या दूसरे साइड पे होता है, लेकिन इसकी वजह से भी डिफरेंट, मतलब इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, जैसे अक्सर लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, ल्यूकीमिया की वजह से हो सकता है, अक्सर थायराइड के हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, या दूसरे हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है। इसी तरह कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, अल्कोहल्स की वजह से हो सकता है, या फिर मोटापे की वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी रीज़न है जो गायनोकोमेस्टिया की तरफ लेके जाते हैं बंदे को। ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं ना, एडोलेसेंट बॉयज़ यानी कि जो कि प्यूबर्टी में जा रहे होते हैं 13-14 ईयर के, तो उनमें जो है अक्सर ये चीज़ होती है कि उनमें एक हार्मोन उस टाइम पे टेम्परेरी तौर पर यानी कि आर्जी तौर पर बढ़ जाता है, जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन की वजह से ये चीज़ हो सकती है, और ये उस एज के लिए नॉर्मल है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे जाके जो एल्डरली मेन होते हैं ना, यानी ओल्ड एज के जो मेन होते हैं, तो उनमें भी अक्सर ये चीज़ होती है, अक्सर मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से या इस तरह। तो उनमें तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल मैन है और उसके साथ ये चीज़ है तो दैट कैन बी एग्जामाइन। ठीक है। और वो फिर मसला हो सकता है। ये लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये इनको आपने लेबल करना है। अगर आप लेबल कर सकते हैं तो आप नंबर लिख के मुझे जो है वो कमेंट्स में बताएं। और दूसरा, आपको इसमें से जो है वो असेसमेंट चूज़ करना है कि ये कौन कौन सा असेसमेंट आपको दिखाया गया है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़
digestive system. And that's all for today. Thank you for watching. Take care. Bye bye.